Good morning, students. So today we start first chapter of chemistry of class 10 and that is chemical reaction and equation. चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो आज जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा. मींस मैं आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे. ठीक है, तो अच्छे से समझना है. बहुत टॉपिक आएंगे जो अगर आप नहीं समझोगे तो आपको शायद नेक्स्ट वीडियो नहीं समझ में आएगा. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. क्या नाम है चैप्टर का? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो इसमें वर्ड आया है, देखो ये रिएक्शन मैंने शॉर्टकट में लिखा है. इसको कंप्लीट लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा रिएक्शन. बट हैबिट होती है, ठीक है, हैबिचुअल होते हैं हम RXN ही लिख देते हैं. रिएक्शन शॉर्टकट होता है बेसिकली. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो रिएक्शन, पहली बात तो रिएक्शन क्या होता है? क्या आपने अपनी डेली लाइफ में कहीं पे रिएक्शन होते हुए देखा है? हाँ देखा है, बिल्कुल देखा है. ठीक है, ऑब्जर्व करो. आपकी मदर रात को दूध को गर्म करके उसमें थोड़ी सी लस्सी डाल देती है और सुबह उसकी दही बनी हुई मिलती है ना. रात को दूध में थोड़ी सी लस्सी डाल के रख दिया और सुबह उसकी दही मिलती है. तो मिल्क से क्या बन गया? कर्ड. दैट इज केमिकल रिएक्शन. वो एक केमिकल रिएक्शन है. आप एप्पल, सेब है, सेब को काट कर बाहर खुले में रख दो. सेब को, एप्पल को काट कर खुले में बाहर रख दो तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद एप्पल का जो वो ऊपर वाला सरफेस था वो रेडिश हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा. मींस वहां पे क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन. वहां पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन. ठीक है, आपने खाना खाया, वो खाना अंदर जाके क्या होना स्टार्ट हो गया? उसका डाइजेशन. खाने के डाइजेशन से क्या बनी? एनर्जी बनी. क्या बनी? एनर्जी. वो एनर्जी आपने यूटिलाइज की टू डू फिजिकल वर्क एंड टू डू मेंटल वर्क, है ना. आपने अपनी ग्रोथ के लिए उस एनर्जी को यूज किया, बॉडी की ग्रोथ के लिए. तो वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन. तो डेली लाइफ में आपके चारों तरफ विद इन योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी से बाहर, आपके घर के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है. आपके घर में एक नाइफ होगा, चाकू, गलती से वो बाहर पड़ा रह गया, मान लो घर के बाहर खुले में, और बारिश हो गई. ठीक है, आपने उसको फिर भी नहीं उठाया, एक दो दिन वो वैसे ही वहां पे पड़ा रहा. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया कि उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो गई है. कैसी? रेडिश ब्राउन कलर की. वो क्या हो गया? रस्टिंग हो गई है, जिसको आप जंग लगना बोलते हो. नॉर्मल हिंदी में, नॉर्मल डेली डे टू डे लाइफ में हम उसको क्या बोलते हैं कि लोहे पर जंग लग गया है. तो वो सब क्या है? केमिकल रिएक्शन. क्या है? केमिकल रिएक्शन. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं हिंट फॉर रिएक्शन, हिंट फॉर रिएक्शन. कहीं पर रिएक्शन हो रहा है, इसका क्या हिंट है? कैसे आपको पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है? बात समझ रही है? तो उसके कुछ हिंट होंगे. जैसे क्या? कलर चेंज होगा. अगर कलर चेंज हो गया तो मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है. अगर कहीं पे कलर चेंज हुआ है तो केमिकल रिएक्शन हुआ है. जैसे मैंने अभी एप्पल वाला एग्जांपल दिया आपको, है ना. कहीं पे अगर स्टेट चेंज हो जाए, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाए, तो इसका मतलब वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है. 3 स्टेट ऑफ मैटर पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मान लो आपके पास कोई चीज पहले सॉलिड थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में. तो इसका मतलब वहां पर रिएक्शन हुआ है. कोई चीज लिक्विड थी, बाद में कन्वर्ट हो गई गैस में थोड़ी देर के बाद, तो इसका मतलब वहां पर भी रिएक्शन हुआ है. तो कहीं पे स्टेट चेंज हो जाए तो केमिकल रिएक्शन हुआ है. ठीक है, कलर चेंज हो जाए तो रिएक्शन हुआ है. अगर कहीं पर टेम्परेचर चेंज हो जाए, अगर कहीं पे टेम्परेचर चेंज हो जाए तो इसका मतलब वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है. ये सब हिंट है हमारे, एक्सेट्रा और भी होगा. समझ रहे बात? बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होगी जहां से हमें हिंट मिलेगा कि वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है. बस समझ रही है? केमिकल रिएक्शन हुआ है. ठीक है, तो जैसे मैं अभी कलर चेंज की रिएक्शन लिखता हूं, तो मैं कलर चेंज की रिएक्शन लिखूंगा. अगर हम आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, किस में डालते हैं? आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. आयरन का सिंबल Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4, तो बन जाता है FeSO4 प्लस कॉपर. ये सब रिएक्शन टेंशन मत लो, आप दोबारा से इसी चैप्टर में नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करोगे. अभी तो मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. ये जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है, इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है. कैसा कलर होता है? ब्लू. और जो FeSO4 है, इसका जो कलर होता है ग्रीन. कैसा कलर होता है? ग्रीन. तो पहले ब्लू था, कलर चेंज हो रहा है ग्रीन, धीरे धीरे ये रिएक्शन होगी. तो इसका मतलब क्या है? यहां पर रिएक्शन हुआ है. क्यों रिएक्शन हुआ है?
क्यों इसका ब्लू से ग्रीन कलर हुआ है, ये सब हम आगे जाके स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल प्रोवाइड कर रहा हूं। स्टेट ऑफ मैटर चेंज, H2 हाइड्रोजन इज ए गैस, तो मैं गैस का सिंबल G लिख देता हूं। ऑक्सीजन O2 सिंबल इज ए गैस, दोनों कंबाइन होते हैं तो रिएक्शन बन जाता है H2O वाटर। और ये क्या है, ये लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट के लिए क्या लिखते हैं हम, L। तो देखो स्टेट चेंज हुआ ना, पहले क्या थी गैस, बाद में क्या बन गया लिक्विड, स्टेट चेंज हुआ। स्टेट चेंज हुआ तो मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन हुआ है। कहीं पे टेम्परेचर चेंज हुआ है तो इट मींस रिएक्शन हुआ है। जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड में अगर वाटर डाल दो, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप वाटर डाल दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हीट प्रोड्यूस होगी, प्लस हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब आप एक बीकर में ये रिएक्शन करोगे ना, आप एक बीकर में रिएक्शन करोगे ना, तो ये बीकर स्टार्टिंग में है, ठीक है, स्टार्टिंग में ये बीकर है और ये कोल्ड स्टेट में था। किस में था, कोल्ड, ठंडा था ये बीकर, आपने हाथ लगा के देखा। लेकिन जब इसमें आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और उसके अंदर वाटर डाला, मतलब जब इसके अंदर रिएक्शन हो गया तो यही बीकर हमें हॉट नजर आया, यही बीकर हमें हॉट नजर आया। तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ ना, पहले बीकर ठंडा था, बाद में बीकर गर्म हो गया। इट मींस कि यहां से यहां तक क्या चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है। और जहां टेम्परेचर चेंज होता है वहां केमिकल रिएक्शन होता है। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तो कहीं पे कलर चेंज होगा तो इट मींस वहां पे रिएक्शन हुआ है, कहीं पे स्टेट चेंज होगा इट मींस वहां पर भी रिएक्शन हुआ है, कहीं पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इट मींस वहां पर भी रिएक्शन हो रहा है। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा कि रिएक्शन का पता कैसे चलता है हमें। तो जल्दी से इसको कॉपी में नोट करो, फिर मैं आगे कुछ आपको एक दो टॉपिक और बताता हूं। जल्दी से 1 2 3 नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करो। तो मैं रिमूव करने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, ये रिएक्शन कई टाइप की होती है, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है हमारे पास कई टाइप की होती है, ठीक है। पहले तो मैं इसको दे देता हूं वर्ड इक्वेशन, क्या बोल देते हैं, वर्ड इक्वेशन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, वर्ड इक्वेशन। और दूसरी बोल देते हैं हम स्केलेटल इक्वेशन, क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। इसको हम सिंबॉलिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन, क्या बोल सकते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन, ठीक है। तो दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। इक्वेशन बेसिकली रिएक्शन बोल दो, इक्वेशन मतलब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो रिएक्शन है, ये दो टाइप की हो सकती है, वर्ड इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन। अगर हम वर्डिंग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वर्डिंग। जैसे मैं कहता हूं जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है। जब मैं कहता हूं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, हाइड्रोजन रिएक्ट सो हमारे पास दो टाइप की इक्वेशन होती है, वर्ड इक्वेशन एंड स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन को हम सिंबॉलिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। सो वर्ड इक्वेशन क्या होता है, जब हम किसी इक्वेशन को वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं, किसकी फॉर्म में, वर्ड की फॉर्म में। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा वर्ड इक्वेशन में, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन and gives water, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स वाटर। तो ये एक वर्ड इक्वेशन हम बोल सकते हैं। बट आप देख रहे हो इसमें काफी ये टाइम कंज्यूमिंग है ना, क्योंकि ये तो मैंने बहुत सिंपल इक्वेशन का एग्जांपल लिया है। हमारे पास बहुत लंबी इक्वेशंस आएंगी, लेंथी इक्वेशन होंगी, उनको लिखने में तो और टाइम होगा। और साइंस का बेसिक मीनिंग होता है, साइंस का एक बेसिक एम होता है कि चीजों को इजी करना, काम को आसान करना। तो फिर हमने आसान बनाने के क्या किया, हमने आसान बनाने के लिए ये किया कि आप ये पूरी स्टेटमेंट मत लिखिए, आप हाइड्रोजन को लिखो सिर्फ हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस लिखिए ऑक्सीजन,
प्लस लिखिए ऑक्सीजन, फिर लगाइए एरो और फिर लिखिए वाटर। ये मेरे ख्याल से थोड़ा इससे इजी हुआ, बात समझ आ रही है ना? क्या कहा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन गया वाटर। ये थोड़ा इजी वे है, तो इसको हम वर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। हम इसको क्या बोल देते हैं? वर्ड इक्वेशन। क्लियर? अच्छा, ये जो एरो है, ये जो एरो है, इससे ये जो एरो से ये साइड है, इस साइड को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और जो ये एरो से इस साइड होती है, इसको बोलते हैं हम राइट हैंड साइड। क्या बोलते हैं हम इसको? राइट हैंड साइड। क्लियर है? एरो से इस साइड राइट हैंड साइड, एरो से उस साइड लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। देखिए नाम से ही क्लियर है, जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। those substances, those elements, those compound which react with each other are called reactants. डेफिनेशन मैंने बोली है, आप उसको राइट कर लोगे अगर आप इसे राइट करना चाहते हो, तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। those substances, element और compound which react with each other are called reactants. और ये जो राइट हैंड साइड में होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। इनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक हिसाब से हम बोल सकते हैं रिजल्ट भी। 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी सब्सटेंस थे जो आपस में रिएक्ट हुए, उनके रिएक्ट करने से कुछ नया बना, कुछ नया प्रोडक्ट बना। वो प्रोडक्ट क्या बना, तो उसको इस साइड लिखते हैं। तो एरो से इस साइड रिएक्टेंट, एरो से इस साइड प्रोडक्ट, और एरो के ऊपर या नीचे, एरो के, ये जो एरो आपने लगाया है, इस एरो के ऊपर या नीचे कंडीशन लिखते हो आप। क्या लिखते हो? कंडीशंस। कंडीशन मतलब किन कंडीशन में ये रिएक्शन होती है। कंडीशन होती है ना रिएक्शन की, रिएक्शन होने के लिए कुछ स्पेशल सुटेबल स्पेशलाइज्ड कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि टेम्परेचर आपको इतना रखना है, ठीक है, जैसे आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करनी है, जैसे आपको ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में रिएक्शन करनी है। बात समझ आ रही है ना? तो वो सब कंडीशन इस एरो के ऊपर लिखी जाती है। बात समझ आ रही है? देखो मैं दोबारा जल्दी बता देता हूं। एरो से इस साइड वो लिखे जाते हैं जो आपस में रिएक्ट करेंगे, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। और एरो से राइट हैंड साइड में वो लिखे जाएंगे जो इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमें मिलेंगे। न्यू सब्सटेंसेस, न्यू कंपाउंड या न्यू एलिमेंट जो भी हम मिलेंगे वो राइट हैंड साइड में लिखेंगे। और एरो के ऊपर या नीचे आप क्या लिखोगे? कंडीशन। तो बात समझ आई? तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। बट हम इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, ये टाइम कंज्यूमिंग है। तब हमने बनाई स्केलेटल इक्वेशन, सिंबॉलिक इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हम सभी एलिमेंट, सभी कंपाउंड, सभी सब्सटेंसेस के सिंबल को यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन या सिंबॉलिक इक्वेशन। द इक्वेशन इन विच involved reactants and products are specified by their symbol. The equation in which all the reactants and products are specified by their symbol are known as skeletal equation और symbolic equation। मैं राइट नहीं करूंगा, आप दोबारा से रिपीट कीजिए वीडियो को, और ये जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखनी है। स्केलेटल इक्वेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्या? द इक्वेशन इन विच ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज स्पेसिफाइड बाय इट्स सिंबल इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन। 3 बार रिपीट कर चुका हूं, आई होप आपने ये नोट कर ली होगी। तो यही रिएक्शन अगर मुझे इस फॉर्म में लिखनी पड़े तो मैं कैसे लिखूंगा? सिंपल, हाइड्रोजन का सिंबल H2 प्लस ऑक्सीजन का सिंबल O2 और एरो, और क्या बन गया? H2O। ये रिएक्शन हो गई हमारे पास। H2 प्लस O2 क्या बन गया? H2O। बोलिए, बात समझ में आई? ये होती है हमारे पास सिंबॉलिक इक्वेशन। क्या होती है? सिंबॉलिक इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन। अब ये जो स्केलेटल इक्वेशन होती है ये भी फर्दर 2 टाइप की होती है। ये जो स्केलेटल इक्वेशन होती है ये भी फर्दर 2 टाइप की होती है। एक होती है अनबैलेंस्ड और दूसरी होती है बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड, नाम से ही क्लियर है। बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड समझा होगा, सुना होगा। आप दुकान पे गए होंगे, ठीक है, दुकान पे वो तराजू होती है, जो ताकड़ी होती है, उसके जो 2 पेन्स होते हैं, जो 2 पलड़े होते हैं, तो आप क्या करते हो? एक साइड अपना सामान रखते हो, एक साइड वेट रखते हो। जब वो वेट और सामान बराबर होते हैं तो आप क्या बोलते हो कि वो जो वेइंग मशीन है, वो क्या है? वो बैलेंस्ड है। अगर एक उसका पेन नीचे होता है, एक पेन ऊपर होता है, तो वो क्या कहते हो आप उसको? वो अनबैलेंस्ड है ना? तो इसमें भी वही है। अगर रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट है उनके एटम और प्रोडक्ट साइड में उन्हीं एलिमेंट के उतने ही एटम प्रेजेंट हो
तो हम कहते हैं वो इक्वेशन बैलेंस्ड है, अदरवाइज वो अनबैलेंस्ड है। इफ, मैं बोल रहा हूं, आप लिखोगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, इफ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल, then that equation is called unbalanced skeletal chemical equation. Or balanced chemical equation when number of atom of each element on reactant side and product side are same, then that equation is called balanced skeletal chemical equation. तो जैसे मैं इसी रिएक्शन की बात करता हूं तो H2 प्लस O2 क्या बन गया, H2O। ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। क्यों अनबैलेंस्ड है? पहले आप इसमें एलिमेंट देखो कौन कौन है, एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, लेकिन प्रोडक्ट साइड भी उतने ही होने चाहिए। अब हाइड्रोजन तो 2 है बट ऑक्सीजन तो 1 है ना, हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसलिए ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। अगर मैं इसी रिएक्शन को देखिए H2 प्लस O2 बन गया H2O, अगर मैं इसके आगे 2 लिख दूं, अगर मैं इस सारे के आगे 2 लिख दूं, बॉक्स में बंद कर दिया मैंने आपको और अच्छे से समझाने के लिए, मैंने यहां पर 2 नहीं था, मैंने यहां पे ये 2 लिख दिया अपनी तरफ से, बात समझ आ रही है, मैंने ये अपनी तरफ से यहां पर क्या लिख दिया, 2। अब ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो, ब्रैकेट लगा के बाहर 2 लिखते हो तो वो 2 ब्रैकेट के अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है ना। जैसे आपने लिख दिया x प्लस वाई, ठीक है, ब्रैकेट में 2, तो ये 2 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। हाँ, अगर आप बिना ब्रैकेट लगाए 2 लिखते हो तो इट मींस ये 2 सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, y के साथ नहीं हुआ है। इतना मेरे ख्याल से बेसिक नॉलेज आपको होगा, तभी आप वीडियो देख रहे हो, नहीं तो भाई जिसको बेसिक नॉलेज नहीं होती वो वीडियो देखता ही नहीं है, वो तो फेसबुक और इंस्टा है ना, और वो तो स्नैपचैट में बिजी होता है। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जो है हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन पहले ही 2 थे, 2 से और मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 से कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, वो तो बैलेंस है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ध्यान से ये बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, उधर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो बैलेंस हो गया ना। अब देखिए ना, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, इस साइड हाइड्रोजन के एटम है 4, उस साइड हाइड्रोजन के एटम 4, इस साइड हाइड्रोजन के एटम 2, इस साइड हाइड्रोजन के एटम 2, तो ये इक्वेशन बैलेंस है। यहां देखो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, उधर कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, बट ऑक्सीजन देखिए ना, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ये रिएक्शन अनबैलेंस है। हर एक एलिमेंट के एटम सेम होने चाहिए, किसी एक या 2 या 3 के नहीं, जितने भी एलिमेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व है उनके हर एक के एटम ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सेम होंगे तो रिएक्शन बैलेंस्ड होगी, अदरवाइज अनबैलेंस्ड होगी। ठीक है, अब ये जो नंबर हमने लगाया 2, ये जो 2 हमने नंबर लगाया, इसको, इस 2 को हम बोलते हैं STOCHI मिट्री कांस्टेंट, स्टोशियोमेट्री कांस्टेंट बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको हम, स्टोशियोमेट्री, प्रोनाउंसिएशन है भाई, गलत भी हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टोशियोमेट्री कांस्टेंट बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, स्टोशियोमेट्री कांस्टेंट। बात समझ में आई आपको, क्लियर हुआ, ये समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है या नहीं है। हाँ है, बिल्कुल है। आप कहोगे सर पेपर में जरूरी है, हाँ पेपर में भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इनफैक्ट इस पे स्पेशली क्वेश्चन आता है ये 1 मार्क्स का कि इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, तो आपको वो बैलेंस करनी होगी, जो नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कि हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करनी है। ठीक है, बात सुनिए। अब जरूरी क्यों है, नेसेसरी क्यों है, नेसेसरी इसलिए है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास neither be created nor be destroyed during a chemical reaction। सिंपल हिंदी में बताता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से एक लॉ है हमारे पास, फिजिक्स में बोल लो या केमिस्ट्री में, वो कहता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो ना तो नया मास बनता है और ना ही मास घटता है, ना ही मास नया बनता है
और ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। मास सिर्फ चेंज हो जाता है, बस चेंज मतलब वो रेशियो में टोटल देखिए टोटल सेम रहेगा, बस टोटल सेम रहेगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है व्हाई इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्या, व्हाई इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, व्हाई इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। अच्छा एक बात और, ठीक है, बिल्कुल लकीर के फकीर नहीं बनना है आपको, मतलब मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं तो आप भी शॉर्टकट नहीं यूज करोगे। ये इक्वेशन शॉर्टकट का है, शॉर्टकट लिखा है इक्वेशन के लिए, आप कंप्लीट लिखोगे। तो व्हाई इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, according to law of conservation of mass neither be created nor be destroyed during a chemical reaction, क्योंकि ना तो मास बनता है ना ही मास खत्म होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दैट्स व्हाई इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। तो आई होप आपको इस वीडियो में ये बात समझ में आई होगी कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुई है उसका हिंट क्या होगा, जो मैंने आपको बताया, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है। फिर मैंने बताया इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, तो दो इक्वेशन होती है, वर्ड इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन। अगर आप वर्डिंग में लिख देते हो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन गया वाटर, तो वर्ड इक्वेशन। अगर आपने सिंबल यूज किए तो वो होगा सिंबॉलिक इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। इस एरो से लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट जो रिजल्ट में हमें मिलते हैं। स्केलेटल इक्वेशन दो टाइप की होती है, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड हर एक एलिमेंट के एटम सेम है तो बैलेंस्ड, और अगर एक भी एलिमेंट के एटम सेम नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, तो वो रिएक्शन होगी अनबैलेंस्ड। रिएक्शन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि एक रिएक्शन के दौरान ना तो मास बनता है और ना ही मास खत्म होता है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हाउ ए केमिकल रिएक्शन बैलेंस, हम एक रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, पढ़ते रहो।